दोस्तों नमस्कार। मैं श्रीनिवास वत्स। कुछ यादें जो जीवन में अमिट छाप छोड़ जाती हैं, ऐसी ही एक याद आज मैं उल्लेख करना चाह रहा हूँ आपको। हमारे पिताजी अनुशासन की एक प्रतिमूर्ति माने जाते थे। उनके सामने बोलने की परिवार में किसी को हिम्मत नहीं होती थी। हम भाई बहनों की तो सवाल ही नहीं, बड़े भी उनसे सकुचाते थे। मैं अक्सर दूसरे घरों में जाता, देखता कि बच्चे अपने माता पिता के साथ अपने खासकर पिता के कंधे पे चढ़ गए हैं, कभी कुछ मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में ये अनुमति नहीं थी। हम भाई बहनों में मेरी बहन नम्रता वो सबसे छोटी थी। वो थोड़ा सा पिता तक उसकी पहुंच थी और वो पिताजी तक मतलब कुछ कह सकती थी। जब पिताजी बाहर से आते, अगर हम भाई बहन में कोई लगड़ा भी हो रहा होता, झगड़ा, तो भी हमें चुप हो जाना पड़ता था। मतलब एक तरह से ये समझिए कि बा मुलाहिजा बा होशियार पिताजी पधार रहे हैं, और हम सब चुपचाप किताब खोलकर अपना बैठ जाते हैं। पिताजी अपने कमरे में चले जाते और माँ उनके लिए चाय वगैरह बनाने चली जाती रसोई में। दोस्तों, पिताजी और माताजी की, यानी हमारे इन दोनों की भी बहुत कम बनती थी। अक्सर कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, और ये एक अजीब रिश्ता था। माँ और पिताजी का झगड़ा हुआ और माँ ने कहा कि मैं अब इनसे बात नहीं करूंगी, और घंटा भी नहीं बीता कि वो फिर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यार, बड़ा अजीब रिश्ता है। हमारी माताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और पिताजी को खाना खिलाए बगैर वो खाना नहीं खाती थी। कभी उनका झगड़ा हो जाता, माँ रसोई में खाना बना रही होती, अब ये समस्या कि पिताजी को खाना कौन दे। और ऐसे मौके पे पिताजी स्वयं ही रसोई में उठ के चले आते और दो चार खड़ी खोटी सुना देते। कहते थे, जहर जहर को मारता है, जितना गुस्सा होगा उस गुस्से को निकाल दो, और तुम्हारी माँ भी बोलेगी तो उसका भी गुस्सा निकल जाएगा और फिर शांति आ जाएगी। और खाना माँ फिर उनको दे देती, उनके कमरे में पहुंचा देती थी। दोस्तों, ये सिलसिला चल रहा था, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्सर पिताजी जब दफ्तर चले जाते तो हम भाई बहनों को मौका मिल जाता खूब धमा चौकड़ी मचाने का, गुल्ली डंडा खेलने का, और जो भी मौज मस्ती करने का, क्योंकि यही एक समय था जब हम आनंद ले सकते थे। क्योंकि पिताजी के आने के बाद तो फिर एकदम से सिवाय किताब के और कहीं नजर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ, आप ऐसा कैसे कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी देवता हैं? अक्सर माँ ऐसा कह दिया करती थी, और मैंने महसूस किया कि अगर पिताजी दफ्तर आने से लेट हो गए थोड़ा सा भी, तो माँ खिड़की से झांकती थी बार बार, अभी तक आई नहीं, अभी तक आई नहीं। मैंने माँ से कहा, माँ, आप इन्हें देवता कहती हैं और आप झगड़ती भी रहती हैं। माँ कहने लगी, तुम जब अब बड़े होते जा रहे हो ना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम भी झगड़ोगे अपनी पत्नी से, क्योंकि खून तो तुम इन्हीं का हो। तब तुम्हारी पत्नी तुम्हें क्या कहेगी? अब मैं क्या जवाब दूं? मैं बोला, मैं ऐसे नहीं झगड़ूंगा। मैं ऐसा कह ही रहा था कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पिताजी रसोई में खड़े थे। जब मैं माँ से बातें कर रहा था तो ये बात कहते कहते मैं थोड़ा सकुचा गया,
और बाहर निकल गया। माँ पिताजी का सारा काम खुद करती थी, उनके बेड की चादर बदलना, उनके कपड़े धोना, उनके हर काम को करना, उनके इस्त्री करना, सब कुछ माँ स्वयं करती थी। और उनको कल क्या पहनना है ये भी माँ पहले से ही खूंटी पर टांग देती थी। लेकिन दिन बीतते गए, पिताजी का रिटायर होने का समय आ गया। हम भाई बहन भी बड़े हो गए थे, तो नम्रता की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। अब पिताजी रिटायर होने के बाद घर पर रहेंगे, ये भी एक हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई थी, क्योंकि पिताजी का सामना करना तो बड़ा मुश्किल था। मैंने माँ को कहते सुना, अच्छा है रिटायर हो जाएंगे तो घर में विश्राम करेंगे, सारी उम्र बहुत कमा लिया। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया कि सबसे ज़्यादा इन्हीं में झगड़ा होता है, और ये कह रही हैं कि घर में रहेंगे तो आराम से रहेंगे। दोस्तों, माँ अक्सर सर्दियों में बीमार हो जाती थी और उनको दमे का रोग था, और सर्दियों में दमा जब उनका बढ़ जाता तो उन्हें खांसी आती और वो बहुत निढाल हो जाती। मैंने कहा, माँ आप ये कपड़े मुझे दे दो, मैं धो दूंगा पिताजी के कपड़े, आप आराम कर लो। कहने लगे, नहीं जाओ मैं ठीक हूँ। और वो सर्दियों में भी पिताजी के कपड़े धोती थी। दोस्तों, समय के साथ मेरी भी शादी हो गई, नौकरी लग गया, और मेरी पत्नी सविता, उसमें एक खूबी ये थी कि वो कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं आने देती थी कि हमारा झगड़ा हो। वो जैसा मैं कहता था वैसा मान लेती थी, और मैंने उनको पिताजी का ध्यान रखने के लिए भी बोला था कि आप पिताजी के सामने कोई ऐसी बात न करें जिससे उनको चिढ़ हो। लेकिन सविता और पिताजी का आमना सामना बहुत कम होता था, क्योंकि जब भी पिताजी को कोई ज़रूरत होती तो माँ को आवाज़ देते और माँ ही वो सामान उनके यहाँ पहुँचाती थी। पिताजी रिटायर हो गए, अब वो अक्सर अपने कमरे में बैठे रहते और माँ भी उनके कमरे में बैठी रहती। दोनों पुरानी बातों लेकर कभी हंसते, कभी झगड़ पड़ते बच्चों की तरह से, और उसका परिणाम ये निकलता कि माँ रोते रोते कमरे से बाहर आ जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर वही बात, पिताजी आते बाहर से और पानी दो भाई, मुझे पानी दो। माँ जो है अक्सर सविता को कह देती, जा भाई उनको अपने पिताजी को पानी दे आओ। अब सविता पानी लेके अंदर चली जाती पिताजी के कमरे में, लो पिताजी पानी पी लो। तो पिताजी गुस्सा हो जाते, अरे वो कहाँ चली गई, क्या वो पानी भी नहीं दे सकती, बहू को कष्ट दे रही हैं। और मैंने देखा दोस्तों कि पिताजी तब तक पानी नहीं पीते थे जब तक माँ जो है वहां नहीं आ जाती। अब सर्दियां आ गई थी, सर्दियों में, और सर्दियां भी बड़ी तेज थी एक साल, और माँ का दमा बढ़ गया। दोस्तों, माँ एक दिन पिताजी के कपड़े धोते धोते उनको खांसी उठी और सांस इतना तेज चला कि उन्हें सांस ही नहीं आया और वो दीवार के साथ लुढ़क गई। हमने तुरंत फौरन भागकर माँ को संभाला, अस्पताल भी ले गए, लेकिन माँ जा चुकी थी। माँ की मृत्यु हो गई। अब बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने ये हो गई कि माँ जो पिताजी को संभाल लेती थी, अब मैं और सविता पिताजी को कैसे संभाल पाएंगे। मैंने सविता से कहा
देखो तुम पिताजी के ख्याल रखना, वही चीज बनाना जो इन्हें पसंद हो। सविता कहती बिल्कुल मैं वही करूंगी जो पिताजी को पसंद होगा। लेकिन अभी 15-20 दिन ही गुजरे थे। सविता ने पूछा, पिताजी क्या खाओगे आज, क्या बनाऊं? अरे कुछ भी बना लो बेटा, जो बनेगा खा लूंगा। ये क्या? मैं आश्चर्य में था कि जो पिताजी जरा सा नमक तेज होते ही या मिर्च तेज होते ही पूरे घर को सर पर उठा लेते थे, अब वो बिल्कुल शांत हो गए थे। मिर्च तेज हो कम हो, नमक ज्यादा हो कम हो, रोटी ठंडी हो गर्म हो, सब्जी कैसी हो न हो, वो चुपचाप खाना खा लेते और शांत रहने लगे थे। उन्हें कभी शोर पसंद नहीं था, लेकिन नम्रता मेरी बहन जब आती तो उसकी बेटी उनके कमरे में धमाचौकड़ी मचाती रहती और कभी कभी तो उनके बिस्तर पर चढ़कर उनके पेट पे बैठ जाती, लेकिन पिताजी को गुस्सा नहीं आता था। इतना परिवर्तन, मैं हैरान था कि ये सब हो क्या गया, पिताजी इतने उदास क्यों हैं। सविता बोली, मैं कल पिताजी की चद्दर बदल रही थी, मैंने देखा पिताजी के बेड के नीचे मां की फोटो रखी हुई है और वो अक्सर उसे निकाल कर देख लेते हैं। आज मुझे महसूस हो रहा था कि मां कहती थी कि तुम्हारे पिताजी देवता हैं, तो मुझे तो आज तो उनमें देवत्व नजर आने लगा। कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। कपड़े हालांकि सविता प्रेस करके रख देती थी, लेकिन वो उनका इस चीज से कोई शौक नहीं था कि कपड़े कौन से हैं, क्या पहने नहीं पहने, जो भी है। दोस्तों, एक दिन छुट्टी का दिन था। मेरी बहन सविता घर आई हुई थी और उसकी बेटी नम्रता जो है वो 3 साल की ही थी, छोटी बच्ची थी, 3-4 साल की गई होगी। तो गली से एक बहेलिया जा रहा था। बहेलिया यानी जो पिंजरों में पक्षियों को लेके चलता है, तो पिंजरा लेके वो जा रहा था। तो नम्रता ने उनको देख लिया तो मुझे कहने लगी, मामा मुझे एक पक्षी दिलवा दो, देखो ये पिंजरे में एक पक्षी दिलवा दो, मैं देखो कितना अच्छा है। अब मुझे भी लगा ठीक है, बच्चा कह रहा है तो चलो दिलवा देता हूँ। मैंने वो बहेलिए से पूछा, मैंने कहा भाई ये पक्षी, तो एक पिंजरे में 2 पक्षी थे, बड़े सुंदर पक्षी थे, छोटे छोटे चिड़िया जैसी थे। तो मैंने पूछ लिया उससे, कहना बाबूजी ये दोनों मैंने एक उससे घोंसले से पकड़े हैं और ये अच्छे पक्षी हैं, दुर्लभ पक्षी हैं, आप इन्हें ले लो, पिंजरा जो है ना मैं इनको आपको 300 रुपये में दे दूंगा। मैंने सोचा यार इन 2 पक्षियों का मैं क्या करूंगा बताओ। इसको नम्रता को तो एक ही पक्षी चाहिए, तो खेलने के लिए इसको एक पक्षी चाहिए। क्या लगा एक पक्षी लोगे तो 200 रुपये का है। तो मैंने कहा चलो 200 रुपये का है तो चलो 200 रुपये लो और तुम एक पिंजरे में एक पक्षी डाल के मुझे दे दो। साथियों, बहेलिये ने 200 रुपये लिए और एक पिंजरे में पक्षी को डालकर एक पक्षी को उनमें से निकाला और उसने उस पिंजरे में दिया और वो मुझे थमा दिया। मैं उस पक्षी को लेकर घर आ गया और आकर जो हमारे घर के आंगन में पेड़ है उसके ऊपर उसको मैंने टांग दिया। लेकिन अब एक समस्या हो गई, जब तक वो दोनों पक्षी एक पिंजरे में थे तब तक तो शांत थे। अब जब ये एक पक्षी यहां आ गई तो ये जो है चू 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 करके इसने तो पूरा घर को सिर पर उठा दिया। अब पिताजी भी सुना उन्होंने आवाज, कह लगी क्या है भाई ये। मैंने कहा पिताजी ऐसे ऐसे है, नम्रता कह रही है कि ना, ये गरिमा कह रही है कि मुझे एक पक्षी ले दो, तो मैंने एक पक्षी ले दिया। अब ये पक्षी जो है ना, ये 2 थे वहां पे, एक और एक ये जो है ना मैं ले आया। अब ये पता नहीं क्यों बहेलिया कह रहा था 1-2 दिन में शांत हो जाएगी, आप ले जाओ इसको। मैंने ले लिया और ये जो है ना
यहाँ मैंने रख दिया है इसलिए, पर ये शांत नहीं हो रही है। अब बच्चा जो था यानी नम्रता की बेटी गरिमा, वो पक्षी को कभी दाल खिलाते कभी मिर्च देते, लेकिन वो तो कुछ खाने का नाम ही लेती। वो तो न खा रही थी न शोर मचाना बंद कर रही थी। कुछ समय बीता कि मैंने देखा पिताजी एक पिंजरा और लेकर आ रहे हैं और पिंजरे में दूसरा पक्षी था। जो पक्षी हम लेके आए थे एक, उसी का जो दूसरा साथी था उसको वो लेकर आ रहे हैं। और आते ही उन्होंने दोनों को एक पिंजरे में बंद कर दिया। बहेलिये ने मुझे बताया था कि एक नर है एक मादा है, एक ही घोंसले से पकड़े हैं। तो हम जो जिस पक्षी को लाए थे वो नर पक्षी था और पिताजी जिस पक्षी को लेकर आए थे वो मादा पक्षी थी। और पिताजी ने आते ही उन दोनों को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब दोस्तों हम सब हैरान रह गए। अब तक वो चूचू चूचू कर रहा पक्षी और दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ डैने गुदगुदाने लगे और मतलब चोंचों को मिलाने लगे और वो शांत हो गए। अब पिताजी अपने कमरे में चले गए। पक्षी पेड़ पर टंगे हुए थे। सविता और गरिमा और नम्रता वहां पक्षी के पास ही खड़े थे। मैंने खिड़की से देखा पिताजी बेड के नीचे से माँ का फोटो निकालकर देख रहे थे। उनकी आंखें गीली थीं। दोस्तों मुझे आभास हुआ पिताजी पिंजरे में बंद एक पक्षी जैसी पोजीशन में पहुंच गए थे। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स बॉक्स में बचना। ये कहानी 1990 में मैंने लिखी थी और इसे राज्य की साहित्य अकादमी ने उस वर्ष प्रथम पुरस्कार दिया था। ये कहानी मेरे कहानी 10 प्रतिनिधि कहानियों के संग्रह में तीसरे नंबर पर संकलित है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे बताना। कल फिर मिलते हैं एक और नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।